सपा और बसपा हो जाएं सावधान, खिसकने वाली है उनकी जमीन। उत्तर प्रदेश में तैयार है बीजेपी का नया एक्शन प्लान। अब सपा के पास बचेगा सिर्फ यादव और बसपा के पास सिर्फ दलित। यूपी में पीएम मोदी ने खेल दिया है राजनीति का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी का यूपी में ऑपरेशन पसमांदा मुसलमान एक्टिवेटेड। यह वाकया है साल 2014 का। बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी, मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन यूपी में सपा की सरकार चल रही थी। हमारे संवाददाता ने एक मुस्लिम ऑटोमोबाइल मैकेनिक और उनके कुछ साथियों से बातचीत की और उनसे सवाल किया कि अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, अब क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब क्या महसूस करते हैं मुसलमान? मैकेनिक का जवाब था, होगा क्या, मुसलमान पहले भी कमाता था और खाता था, अब भी वही करेगा। रिपोर्टर ने पूछा, क्या बदली हुई सरकार से डर नहीं लगता? तो उसने जवाब दिया, मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो सब बात तो चुनाव के टाइम होती है, अब कुछ नहीं होगा। रिपोर्टर ने कहा, अब वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो जवाब आया, कोई बात नहीं, अगर मोदी जी मुसलमानों के लिए अच्छा काम करेंगे तो हम भी उन्हें वोट देंगे। रामपुर और आजमगढ़ के चुनावी नतीजे अब आपके सामने हैं। दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और मुसलमान वहां निर्णायक भूमिका अदा करता है, लेकिन दोनों पर ही बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो क्या अब वो वक्त आ गया है? क्या मुसलमानों का मन बदल रहा है? क्या बीजेपी के बारे में उनकी सोच बदल रही है? आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के नतीजे आने से पहले 2022 के विधानसभा और उससे भी पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने देवबंद जैसी कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीती थीं। तो क्या मान लिया जाए कि मुस्लिम वोट बैंक अब दरक रहा है? क्या बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दी है? क्या सपा और बसपा के पाले में रहे मुसलमान की आस्था अब कहीं और शिफ्ट हो रही है? तो आखिर वो मुसलमान कौन हैं, किस किस्म के हैं जो यूपी में सपा और बसपा से दूर हो रहे हैं? मुस्लिम वोट बैंक में उनकी पहचान क्या है और वो क्यों मोदीमय हो रहे हैं? हम आप तो नहीं, लेकिन शायद बीजेपी उन्हें पहचान चुकी है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कभी सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब काफी बदलाव हो चुका है। बीजेपी ने 2014 के बाद से 8 सालों के इस लंबे सफर में अपनी इस छवि को काफी व्यापक रूप दे दिया है। अब वो सिर्फ सवर्णों की ही नहीं, पिछड़ी और दलितों की भी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक पार्टी की सफलता इसका उदाहरण है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर आनी अभी बाकी है। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोट बैंक बढ़ाने का नया मंत्र मिला है। ये मंत्र मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमांदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का है। बीजेपी के लिए ये किसी बड़े मौके के मानिंद है। पार्टी अगर इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करती है तो देश की सियासत के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। असल में 2014 से 2017 तक यूपी के चुनाव पर गौर करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति गैर मुस्लिम मतदाताओं पर ही केंद्रित कर रखी थी। पार्टी अपर कास्ट के साथ पिछड़ों और दलित वर्ग को जोड़ते हुए हिंदुत्व की राह पर चलते हुए केंद्र और यूपी की सत्ता तक भी पहुंची। और एक बार नहीं, 2 बार बीजेपी ने यह करिश्मा किया। लेकिन 2022 में भाजपा के दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होने के कारनामे के पीछे कोई और भी है जो अब तक इग्नोर किया जाता रहा है। लेकिन बीजेपी ने उस खास वर्ग को अब पहचान लिया है और वो है यूपी का पसमांदा मुसलमान। इस बार की जीत में ये पसमांदा मुसलमान से मिले थोड़े समर्थन को लेकर पार्टी नेता काफी उत्साहित हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान तमाम सरकारी योजनाओं में इस वर्ग को लाभ देने की कोशिश की थी। इन योजनाओं का फायदा पसमांदा मुसलमानों को भी मिला। इसी का नतीजा था कि ऐसे लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर अपने निजी विकास के लिए बीजेपी को वोट किया। चलिए कहानी को थोड़ा तफसील से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत
शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखती है। कभी ये वोट बैंक कांग्रेस का आधार माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से इसका मोह भंग हो गया और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों में ये बंटने लगा। यूपी में 90 के दशक में तमाम सियासी घटनाक्रम ऐसे हुए कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स और बसपा की मुस्लिम दलित सियासत तो इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ही पार्टियों ने इसके दम पर कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की। हालांकि बीच बीच में पीस पार्टी और AIMIM जैसे दलों ने भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की, फिर भी मुस्लिम वोट बैंक को सपा और बसपा अपनी जागीर ही समझते रहे। समय बीतता चला गया और प्रदेश की सियासत में बीजेपी एक मजबूत दल बनकर उभरा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और फिर 2022 में भी बीजेपी ने यही करिश्मा दोहरा दिया। हालांकि ज्यादातर मुसलमानों ने इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट किए थे और ज्यादातर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को ही मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुस्लिम वोट बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं मिले। ज्यादातर सर्वे रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा करीब 70% तक मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन भाजपा को भी मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा मिला जो कि 7 से 8% के बीच था। तो क्या यह माना जाए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस वक्त की बात वो मुस्लिम मैकेनिक और उसके मुस्लिम साथी कर रहे थे, वो वक्त आ चुका था? क्या मान लिया जाए कि मुस्लिम वाकई बीजेपी को वोट कर सकता है? वो बीजेपी जो मंदिर और मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर चुनाव लड़ी थी, वो बीजेपी जिससे मुस्लिमों को डराया जाता रहा है। सवाल पैदा हो चुके थे, लेकिन भाजपा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे इग्नोर ही करती रही। इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए। बीजेपी दोनों जगह जीत दर्ज कर चुकी थी। मुस्लिम बाहुल्य वाली दोनों सीट पर जीत ने बीजेपी आला कमान का ध्यान अब खींच लिया था। दरअसल इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक की भूमिका निभाता रहा है। रामपुर में तो पहले भाजपा जीती भी थी, लेकिन आजमगढ़ की जीत उसके लिए सबसे बड़ी थी। यहाँ सपा और बसपा वर्षों से यादव मुस्लिम और दलित मुस्लिम सियासत के दम पर चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे थे। आजमगढ़ की जीत के बाद माना गया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाएं ऐसी रहीं जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को भी लाभ मिला। साथ ही कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई थी, जिसका असर इन चुनाव में देखने को मिला। इस जीत से उत्साहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा की इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं का भी योगदान रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा सुझाव आया। पीएम ने कहा कि अल्पसंख्यकों में जो वंचित और कमजोर तबका है, उन तक भी पहुंच बनानी चाहिए। दरअसल पीएम का इशारा मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले मुसलमानों की तरफ था, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। उन्होंने स्वीकारा कि हिंदुओं के सामाजिक समीकरणों को लेकर भारतीय राजनीति में कई प्रयोग किए गए। अब हमें पसमानदा मुसलमानों तक भी पहुंच बनानी चाहिए। अब सवाल तो उठना ही था कि आखिर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है पसमानदा मुसलमान। दरअसल मुस्लिम समाज में पिछड़े और दलित वर्ग से आने वाले मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय में इनकी संख्या करीब 80% बताई जाती है। बाकी के 20% में सैयद, शेख, पठान जैसे उच्च जाति के मुसलमान हैं। यही 20% मुसलमान पूरी कम्युनिटी पर राज करते हैं। ये खुद को अरब, मध्य एशिया से आए मुसलमानों के वंशज मानते हैं और पसमानदा मुसलमानों को धर्मांतरण कर मुसलमान होने के कारण कहीं न कहीं दोयम दर्जे का भी समझते हैं। यही नहीं, ये 20% अगड़े मुसलमान सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी काफी मजबूत हैं। सियासी दलों में भी इन्हीं का वर्चस्व रहा है। अल्पसंख्यकों के तमाम संगठनों और संस्थानों में भी अपर कास्ट के मुसलमानों का ही बोलबाला है। अल्पसंख्यक आबादी में पसमानदा मुसलमानों की संख्या 80 से 85% होते हुए भी उन्हें उनकी संख्या के हिसाब से किसी भी सरकार ने हक नहीं दिया।
अब आंकड़ों पर निगाह डालें तो मुसलमानों की 80% जनसंख्या एक बड़ा नंबर है और उतना ही बड़ा वोट बैंक भी, क्योंकि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह बीजेपी की सत्ता है। ऐसे में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के रास्ते बीजेपी इस बड़े वोट बैंक में जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। अब अगर बीजेपी की ये योजना परवान चढ़ने लगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बसपा को होगा। यूपी में तो कांग्रेस तकरीबन विलुप्त ही हो चुकी है। सपा और बसपा को भी अपना वजूद बचाए रख पाना आसान नहीं होगा।